जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, हिंदी साहित्य के तमाम साथियों के लिए बीए के 6 सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के तमाम साथियों के लिए परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों पर आधारित आदर्श मॉडल पेपर कह सकते हैं या फिर गेस्ट पेपर कह सकते हैं, ये हमने जो है तैयार किया है उन साथियों के लिए जो कि अंतिम समय में अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से जो है करना चाहते हैं और एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहते हैं और अच्छे प्रकार से करना चाहते हैं। उन सभी साथियों के लिए जो है हमने ये गेस्ट पेपर तैयार किया है। बहुत ही शानदार तरीके से इस गेस्ट पेपर को मॉडिफाई किया गया है। इस पेपर को आप देख कर के चले जाइएगा। निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम जो है बेहतर से बेहतरीन तरीके से आप जिसको है करके आएँगे। तो चलिए आज की इस क्लास को गेस्ट पेपर की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रश्न लिया है आपकी पाजेब कहानी की मूल संवेदना जिसे में बाल मनोविज्ञान जो आपराधिक प्रवृत्ति और प्रेम करुणा का महत्व है को स्पष्ट करना है। ये पॉइंट है दोस्तों जिनको आप याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार से आपको जो है लिख कर के नहीं देगा, लेकिन ये पॉइंट हमने इस प्रश्न के अंदर भी ऐड किया है और आंसर के अंदर इन्हीं पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए आपको जो है आंसर लिखना है। ये शॉर्ट आंसर है जो आपको लिखना है। देखिएगा, पाजेब कहानी जो है पाजेब कहानी पाजेब जो कहानी है वो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है, जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक उत्कृष्ट रचना है। इसकी मूल संवेदना निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझी जा सकती है। जिसके अंदर बात करें बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण। कहानी जो है बच्चों जैसे मुन्नी और आशुतोष की सहज इच्छाओं, जिद और उनकी काल्पनिक दुनिया को उजागर करती है। पाजेब पाने की आशुतोष की तीव्र लालसा बाल सुलभ स्वभाव का स्वाभाविक रूप है और अपराध वर्ती का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। किस प्रकार से जो पाजेब गायब होने का जो आशुतोष पर जो है आपके लगाया गया था आरोप है, झूठा अपराध जो है उन पर थोपा गया था, किस प्रकार से उसकी यहाँ पर जो है आपको लिखना है। जब घर से पाजेब गायब होती है तो बेशक समाज बिना किसी पुख्ता सबूत के बालक आशुतोष पर संदेह करने लगता है। बड़ों का कड़ा और आपके संकालू व्यवहार बच्चों के मन में भय, कुंठा और झूठे अपराध बोध की जन्मदात्री बनता है, जिससे वह न चाहते हुए भी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। और प्रेम और करुणा का महत्व है तो कहानी ये संदेश देती है कि बच्चों के साथ कठोरता, संदेह या दंड के बजाय प्रेम, सहानुभूति और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। बड़ों का अविश्वास बालक के जो है आपके कोमल मन को आघात पहुंचाता है। अतः अंत में बाजेब का जो है बुआ के घर में मिलना वयस्कों की संकीर्ण मानसिकता और उतावलेपन को उजागर करता है। इस प्रकार से आपको मॉडिफाई करके इससे इस प्रकार के प्रश्न को जो है आपको आंसर देना है पाजेब कहानी के मूल संवेदना के। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है कि जिंदगी और जोंक कहानी के शिवनाथ बाबू का चरित्र चित्रण स्वार्थी, शोषक और अमानवीय और दिखावटी प्रवृत्ति। ये आपके पॉइंट है जो हमने प्रश्न के अंदर भी ऐड किए हैं। इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। अमरकांत रचित जिंदगी और जोंक कहानी में शिवनाथ बाबू मध्यम वर्गीय समाज के शोषक और पाखंडी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें स्वार्थी प्रवृत्ति जिसमें शिवनाथ बाबू अत्यंत स्वार्थी व्यक्ति है। वे एसआई और अपाहिज रजुआ को अपने घर आश्रय केवल इसीलिए देते हैं ताकि उससे मुफ्त में घरेलू काम करवाया जा सके। और शोषण एवं अमानवीय दृष्टिकोण किस प्रकार से था उनका, वे रजुआ से कठोर हैं, परिश्रम कराते कराते हैं, किंतु बदले में उसे बासी भोजन, फटे कपड़े और केवल दुत्कार देते हैं। और रजुआ की बीमारी या दयनीय दशा पर भी उनका हृदय नहीं पिघलता, जो उनकी अमानवीयता को दर्शाता है। दिखावटी और आडंबरी स्वभाव समाज के सामने वे स्वयं को दयालु, परोपकारी और सजन सिद्ध करने का ढोंग करते हैं, जबकि वास्तविकता में एक असहाय प्राणी का मानसिक और आपके शारीरिक शोषण ये कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि स्नेहबंध कहानी के प्रमुख पात्र मैत्रेयी, जिसे मेता कहा जाता है, कि चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करना है। तो मालवी जोशी द्वारा रचित स्नेहबंध कहानी की केंद्रीय पात्र मैत्रेयी एक आदर्श भारतीय नारी का प्रतीक है। उसका मुख्य चारित्रिक विशेषता यह है निम्नलिखित है कि आधुनिक एवं व्यवहारिक सोच। मेता आधुनिक विचारों से युक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला है। वह परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन बनाए रखती है।
और सुसंस्कृत एवं शालीन व्यवहार। उसका व्यवहार अत्यंत नम्र, मधुर और मानवीय सम्माननीय है। वह परिवार के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान और आत्मीयता रखती है। कर्तव्य परायणता एवं पारिवारिक दायित्व। मिता अपने पारिवारिक दायित्वों को सर्वोपरि मानती है। दो परिवारों के बीच संबंधों की मधुरता बनाए रखने तथा अपनों के दुख सुख में समर्पित रहने की उसकी भावना सराहनीय है। त्याग और स्नेह की प्रतिमूर्ति। वह केवल अपने अधिकारों की बात न करके रिश्तों को जोड़ने और निभाने में विश्वास रखती है, जिससे वह सर्व प्रिय पात्र जो है बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर आकाशदीप कहानी से संबंधित प्रश्न है कि इसकी तात्विक समीक्षा करनी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप ऐतिहासिक एवं भाव प्रदान जो है आपके रोमानी कहानी है। इसकी तात्विक समीक्षा जो है निम्नलिखित 6 तत्वों के आधार पर है, जिसमें कहानी का कथानक बंदी चंपा और बुद्धगुप्त की जलपोत से मुक्ति और दीपा चंपादीप की स्थापना और अंत में चंपा ने अपने पिता के हत्यारे जिसका जो आपके संदेह बुद्धगुप्त पर था के प्रति कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व पर आधारित है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। चंपा और बुद्धगुप्त मुख्य पात्र है। चंपा कर्तव्य, राष्ट्र, द्वीप सेवा और आत्म बलिदान के प्रतीक, जबकि बुद्धगुप्त साहसी जल दस्यु है और जो आपके चंपा के प्रेम में बदलकर सहृदय बन जाता है। कथोपकथन यानी जिसे संवाद भी कहते हैं। संवाद अत्यंत जो है आपके काव्यात्मक, भावुक, तत्सम प्रधान और चरित्रों की जो है आपके द्वंद्व पूर्ण मनोदशा को प्रकट करने वाले हैं। देश काल और वातावरण। प्रसाद जी ने समुद्र, द्वीप, नक्षत्रमयी रात और जलपोतों का अत्यंत सजीव और जो है आपके काव्यात्मक वातावरण निर्मित किया है। और भाषा शैली संस्कृत निष्ठ, तत्सम, शब्दावली युक्त है, चित्रात्मक है और भावात्मक है। गद्य शैली का प्रयोग हुआ है। उद्देश्य व्यक्तिगत प्रेम पर कर्तव्य निष्ठा और जन कल्याण की विजय को स्थापित करना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अब आगे जो है आपके निबंधात्मक क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस किया है कि जो मेन पॉइंट है और जिन पॉइंटों के अंदर मेन जो मोटिव है उनका, उन्हीं को इसके अंदर सम्मिलित किया है। बाकी इन पॉइंट को और आपके इनके अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे जो आपको लिखना है वो अपने मन के आधार पर और इस कहानी के आधार पर लिखना है। इसको हमने शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर लिखा है। आपको ये जानकारी दी है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है किस प्रकार से आपको लिखना है, ये हमने आपको इसके अंदर बताया है। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। रणदाता कहानी के देवेंद्र लाल की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए रफीकुद्दीन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। तो आगे द्वारा रचित रणदाता कहानी भारत विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक द्वेष और मानवीय मूल्यों के बीच संघर्ष को रेखांकित करती है। जिसमें देवेंद्र लाल का चरित्र चित्रण देखिएगा। इसमें उदार एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण है। देवेंद्र लाल एक पढ़े लिखे, शांत और सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। आपके लाहौर में जो आपके लाहौर के अंदर क्या हुए थे, दंगे भड़कने पर भी वे अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर विश्वास रखते हैं। और धैर्य एवं सहनशीलता। अपने ही घर शहर में बेगाने हो जाने और आपके रफीकुद्दीन के घर की अटालियों में एकांतवास सहने के बावजूद वे संयम नहीं खोते हैं। आत्मज्ञानी एवं सतर्क। जब जेबुनिसा यानी रफीकुद्दीन की बेटी द्वारा दिए गए भोजन में जहर की आशंका होती है तो वे कुत्ते को खाना खिला करके सतर्कता बरतते हैं, किंतु फिर भी उनके मन में बदले या घृणा की भावना नहीं जागते। रफीकुद्दीन था, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का था? सच्चा मित्र और इंसानियत का रक्षक है। शेख रफीकुद्दीन देवेंद्र लाल के अभिन्न मित्र हैं। वे कट्टरपंथियों के दबाव के बावजूद अपने हिंदू मित्र को शरण देते हैं और उनकी जान बचाते हैं और विवश पर निष्ठावान। यद्यपि अंत में वे सांप्रदायिक माहौल और अपने ही लोगों जैसे जेब और उनके साथियों के दबाव के आगे विवश महसूस करते हैं, फिर भी वे देवेंद्र लाल को सुरक्षित स्थान पर यानी भारत पहुंचाने का हर संभव
प्रयास जो है करते हैं। तो इस प्रकार से ये मेन पॉइंट है दोस्तों। इन मेन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है और उनके आधार पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। ये हमने शॉर्ट में इसकी कहानी को जो है बताया है, बाकी आपको इसको जो है आपकी 500 शब्दों के अंदर लिखना है। हमने शॉर्ट के अंदर बताया है ताकि आप अच्छे प्रकार से इनको समझ सकें। इन पॉइंट्स को आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है, शरणदाता कहानी का सारांश प्रस्तुत करते हुए कीजिए और उसके मूल भाव को स्पष्ट करते हुए शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डाले। कहानी का सारांश, 1947 में भारत विभाजन के समय लाहौर में भीषण दंगे फैल जाते हैं। हिंदू देवेंद्र लाल अपना मकान छोड़ जाने को विवश से होते हैं, लेकिन उनका मुस्लिम मित्र शेख रफीकुद्दीन जो है उन्हें अपने घर में की जो है चौबारे में शरण देता है। वातावरण इतना विषाक्त हो जाता है कि शेख साहब पर भी मुस्लिम कट्टरपंथियों का दबाव बढ़ने लगता है। शेख की बेटी जब भी इस संप्रदाय द्वेष से प्रभावित हो जाती है और देवेंद्र लाल को दिए जाने वाले भोजन में जहर मिलाकर मारने का षड्यंत्र रचा, जिसका पता चलने पर देवेंद्र लाल चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और अंततः लखनऊ पहुंचते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपके जहर का पता चला था, तो उनकी जो शेख की बेटी थी, जो आपके शेख की बेटी थी, उन्होंने जहर नहीं दिया था बल्कि जहर जो है किसी और ने मिला दिया था। उन्होंने तो इनको जो है आपकी जानकारी दी थी, इनको जो है जानकारी दी थी आपके कि इसके अंदर जहर है। उन्होंने जो है एक पर्ची के अंदर लिख करके देवेंद्र लाल तक पहुँचाया था कि ये भोजन कुत्ते को खिला दो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मूल भाव। कहानी का मूल भाव यह दर्शाना है कि सांप्रदायिकता का उन्माद किस प्रकार इंसानियत, मित्रता और विश्वास के पवित्र रिश्तों को भी विषैला बना देता है। इसके बावजूद मानवीय करुणा और आत्मसम्मान की लो पूरी तरह नहीं बुझती है। शीर्षक का औचित्य क्या है कि शरणदाता शीर्षक सर्वथा उपयुक्त सार्थक है। कहानी में शरणदाता के दो रूप सामने आते हैं। एक शेख रफीकुद्दीन जो मित्रता के नाते शरण देते हैं किंतु परिस्थितियों से विवश हो जाते हैं, और दूसरा स्वयं देवेंद्र लाल का आत्मबल जो विषम परिस्थितियों में भी उन्हें शरण देता है और आपके शीर्षक घटना चक्र और उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव का पूर्णतः स्पष्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो है आपके शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आपको लॉन्ग के अंदर लिखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ। चीफ की दावत कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। बेसम साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत है मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन, दिखावे और संवेदनहीनता को जो है आपके उखाड़ने वाली कालजयी कहानी है। इसकी जो है तात्विक समीक्षा इस प्रकार है कि कथानक यहाँ पर है कि श्यामनाथ अपने अमेरिकी चीफ को प्रसन्न कर पदोन्नति पाने के लिए घर पर दावत रखता है। दावत की तैयारी में सबसे बड़ी अड़चन उनकी अनपढ़ बूढ़ी माँ होती है, जिन्हें छिपाने और सजावटी वस्तुओं की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाता है। अतः आपके जो है चीफ, यहाँ पर चीफ माँ द्वारा बनाए गए फुलवारी की प्रशंसा करता है, जिससे श्यामनाथ का रवैया तुरंत बदल जाता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। श्यामनाथ एक स्वार्थी, अवसरवादी और आधुनिकता के नाम पर माँ का अनादर करने का वाला पात्र है। माँ वात्सल्य, सहनशीलता और आपके त्याग की मूर्त है, जो बेटे की खुशी के लिए अपनी ढलती उम्र में भी फुलवारी बनाने को तैयार हो जाती है। संवाद सहज, व्यवहारिक और मध्यम वर्गीय मानसिकता तथा व्यंग्य को उभारते हैं। देश काल और वातावरण। शहरी मध्यम वर्गीय घर का वातावरण जहाँ पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण और दिखावा हावी है। भाषा शैली सरल, व्यंग्यात्मक और प्रभावपूर्ण है। आम पहम भाषा का प्रयोग हुआ है। आमजन भाषा का प्रयोग हुआ है। आमजन भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। उद्देश्य है कि वृद्ध पीढ़ी के प्रति युवा पीढ़ी की उपेक्षा, स्वार्थपरता और नैतिक पतन का बरकरार व्यंग्य यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है गजल कहानी के कथानक का सार लिखते हुए आंतरिक एवं बोलचाल की भाषा के प्रयोग में इसमें जो विशेषता आई है उसे स्पष्ट कीजिए। कथानक का सार। रांगे रागों की प्रसिद्ध कहानी है गदल राजस्थान के गुर्जर समुदाय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गदल 45 वर्ष की एक स्वाभिमानी और दबंग महिला है। पति गुन्ना के देहांत के बाद जब उसके बड़े बेटे पारिवारिक मान मर्यादा का सम्मान नहीं करते हैं, तो वह गृह त्याग कर मोना यानी दूसरे पुरुष के घर जो है बैठ जाती है। किंतु जब उसके देवर निहाल की मान प्रतिष्ठा पर आंच आती है और पंचों के मृत्यु भोज को लेकर के पुलिस रोक लगाती है, तो गदल अपने परिवार की साख बचाने के लिए पुलिस से भिड़ जाती है और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देती है। आंतरिक
एवं बोलचाल की भाषा का प्रभाव, सजीवता एवं यथार्थता। कहानी में राजस्थानी ब्रज क्षेत्र के आंचलिक शब्दों, मुहावरों और गालियों का जो है आपके स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिला है, और कथा को वास्तविकता और संजीव बनाता है। पात्रों के स्वभाव का उभार जो है, गदल की अकड़, निहाल का गुस्सा और गुर्जर जाति के सामाजिक रीति रिवाजों का ठेठ अंदाज भाषा के माध्यम से अत्यंत प्रभावशील रूप में सामने आता है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न संख्या 9। गदल कहानी के आधार पर इसकी प्रमुख पात्र गदल की चारित्रिक विशेषताओं का जो है साधारण से उल्लेख करना है। गदल कहानी की जो है अप्रतिम और सशक्त नारी पात्रों में से एक है। गदल में सांस और दबंग था। वह किसी से नहीं डरती। जब पुलिस मृत्युबोध रोकने आती है तो वह अकेले गोलियों का सामना करती है। तीव्र स्वाभिमान। वह बेटों की उपेक्षा सहन नहीं करती। तुरंत निर्णय लेकर मोना के घर चली जाती है, क्योंकि वह अपनी शर्त पर जीना चाहती है। पारिवारिक सम्मान के प्रति समर्पण। मोना के घर रहने के बावजूद उसका मन अपने मूल परिवार गुन्ना के कुल से जुड़ा रहता है। परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए वह अपनी बलि दे देती है। पारंपरिक बंधनों से परे स्वतंत्र व्यक्तित्व है। वह रूढ़िवादी नारी नहीं, बल्कि अपने निर्णय स्वयं लेने वाली साहसी महिला है। नेक्स्ट यहाँ पर है अकेली कहानी की मूल संवेदना और कहानी की प्रमुख पात्र सोमा बुआ के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिएगा, मनु भंडारी द्वारा रचित है अकेली कहानी, जिसमें एकाकीपन और वर्द जीवन की त्रासदी पर को दर्शाया गया है। मूल संवेदना। ये कहानी शहरी कस्बाई जीवन में वृद्धावस्था के अकेलापन, उपेक्षा, अपनों के स्नेह की तड़प को व्यक्त करती है। सोमा बुआ पति के सन्यासी होकर चले जाने और बेटे की मृत्यु के बाद नितांत अकेले है, और उसका मन समाज और मोहल्ले के सुख दुख में शामिल होकर अपना एकाकीपन जो है भूलना चाहता है। सोमा बुआ की चारित्रिक विशेषता। आत्मीयता एवं स्नेह की भूखे। वह का हृदय प्रेम से भरा है। वे बिना बुलाए भी मोहल्ले के हर अशुभ कार्य में मदद करने पहुंच जाती है। भावुकता एवं स्वाभिमान का द्वंद्व। रिश्तेदार के यहाँ से बुलावा न आने पर भी वह अपनी ओर से साड़ी सगोन तैयार करती है, किंतु अंत में बुलावा न आने पर उनका हृदय टूट जाता है। उपेक्षित एवं एकाकी जीवन। पति का कठोर व्यवहार और पारिवारिक अलगाव उन्हें अधिक बेबस से बना देता है। ये पॉइंट जो शॉर्ट में करके लिखा गया है, इनको आपको जो है इस प्रकार से याद करना है और एग्जाम के अंदर अपने तरफ से जोड़ करके बेहतरीन कंटेंट वहां पर आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि महिला कहानीकारों के क्षेत्र में राजी सेठ के कर्तृत्व का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए कि गदल आपके गलत होता पंचतंत्र कहानी का मूल कथ्य क्या है और उससे क्या संदेश प्राप्त होता है। तो राजी सेठ का कर्तृत्व। राजी सेठ समकालीन हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उन्होंने आधुनिक जीवन की जटिलताओं, नारी मन के द्वंद्व और सामाजिक विसंगतियों पर गंभीर लेखनी चलाई है। और तीसरी हथेली अंधी मोड़ के पार है उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो गलत होता पंचतंत्र मूल कथा व संदेश। मूल कथा कथ्य क्या है कि कहानी प्राचीन पंचतंत्र की पारंपरिक व्यवहारिक नीतियों और आधुनिक व्यवसायिक सामाजिक यथार्थ के बीच टकराव को दर्शाती है। आज के युग में केवल किताबी और पारंपरिक नीतियां ही सफल नहीं होती, बल्कि परिस्थितियां अत्यधिक जटिल हो चुकी है। संदेश क्या है? कहानी यह संदेश देती है कि बदलते समय के साथ नैतिक मूल्यों, व्यवहारिक जीवन के मानदंडों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। अंधानुकरण के बजाय विवेक और समकालीन परिस्थितियों की समझ से निर्णय लेने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 की तरफ है कि जिंदगी और जोंक कहानी में अदम्य जिजीविता और मानवीय संवेदना की आकर्षक प्रस्तुति हुई है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए प्रमाणित कीजिए कि ये एक यथार्थवादी कहानी है। देखिएगा, अदम्य जिजीविता और संवेदना। अमरकांत की ये कहानी रजुआ नामक एक भूखमरे, अपाहिज और समाज का बहिष्कृत पात्र के चारों ओर घूमती है। रजुआ को समाज की मार, बीमारी, भूख और दुत्कार मिलती है, फिर भी वह उसमें जीने की अद्भुत लालसा है और वह जोंक की तरह जिंदगी से चिपका रहता है और मरना नहीं चाहता। यथार्थवादी कहानी के रूप में प्रमाण।
नग्न सामाजिक यथार्थ यथार्थ कहानी निम्न मध्यम वर्ग की क्रूरता, असहाय वर्ग के प्रति निष्ठुरता को बिना किसी आवरण के प्रस्तुत करती है। जीवंत पात्र रजुआ और शिवनाथ बाबू जैसे पात्र हमारे समाज की नग्न सच्चाई है। एक और अदम्य जीवन जीने की चाहत और दूसरी ओर शीर्षक मानसिकता है। आदर्शवाद का अभाव। कहानी में कोई काल्पनिक सुखद अंत नहीं है, बल्कि समाज का घिनौना और नग्न सच प्रस्तुत किया गया है, जो इसे श्रेष्ठ यथार्थवादी रचना जो है बनाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ कि जिंदगी और जोंक कहानी की चरित्र चित्रण संबंधी कला पर प्रकाश डालिए तथा रजुआ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चरित्र चित्रण कला। अमरकांत ने इस कहानी में पात्रों के बाह्य रूप और आंतरिक मनोवृत्ति दोनों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। संवादों और व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से पात्र स्वयं उजागर होते हैं। इसमें रजुआ का चरित्र चित्रण देखिएगा यहाँ पर, जिनका है अदम्य साहस, जिसमें अदम्य जीवन इच्छा यानी जिजीविका जीने की हिंसा। रजुआ गंदी से गंदी स्थिति, बीमारी, पिटाई खाने के बाद भी जीवित रहने की तीव्र इच्छा रखता है। सहनशील और लाचार, वह समाज के ताने, गालियां और मारपीट सहकर भी चुप रहता है, क्योंकि उसके पास भोजन और आश्रय का कोई अन्य साधन नहीं है। हंसमुख स्वभाव, इतनी विपत्तियों के बावजूद कभी कभी उसकी जो है आपके सहज बाल सुलभ हंसी उसकी जो है निष्पापता को दर्शाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है मालवी जोशी जो है उनकी स्नेहबंध कहानी के बारे में तात्विक समीक्षा करनी है, अथवा दो परिवारों के संबंधों पर आधारित स्नेहबंध कहानी की के कथा प्रवाह चरित्र शिल्प को आपको जो है दर्शाना है। देखिएगा मालवी जोशी के द्वारा स्नेहबंध पारिवारिक संबंधों की मिठास और संवेदना को व्यक्त करने वाली मार्मिक कहानी है। कथा प्रवाह है। कथानक दो परिवारों के बीच प्रेम, आत्मीयता और संबंधों की डोर पर टिका है। इसमें दिखावे के स्थान पर वास्तविक स्नेह का प्रवाह है, और जो विषम परिस्थितियों में भी बिखरता नहीं है। चरित्र शिल्प है। मीता मैत्रेयी इस कहानी का केंद्र बिंदु है, जो अपनी समझदारी और आत्मीयता से दो परिवारों को स्नेह के सूत्र में बांधे रखती है और पात्र सजीव और जीवंत प्रतीत होते हैं। उद्देश्य कहानी का मुख्य उद्देश्य आधुनिक भौतिकवादी युग टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को बचाना और संबंधों को आत्मीयता व त्याग के महत्व को रेखांकित करना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है मैत्रेयी पुष्पा की फैसला कहानी की मूल संवेदना और तात्विक समीक्षा करनी है। मैत्रेयी पुष्पा जो है आपकी ग्रामीण पृष्ठभूमि की और नारी सशक्तिकरण की प्रखर लेखिका है। फैसला उनकी एक अत्यंत सशक्त कहानी जो है। मूल संवेदना देखिएगा, ये कहानी ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण और वास्तव में महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों और उनकी स्वायत्तता पर केंद्रित है। ये दर्शाती है कि कैसे पुरुष जो है सत्तात्मक समाज महिला सरपंच जैसे बसुमती जो है को केवल मुखौटा बनाकर स्वयं सत्ता चलाना चाहता है, लेकिन जब महिला अपने अधिकारों को समझकर स्वयं फैसला लेती है तो सामाजिक संरचना में हलचल मच जाती है। तात्विक समीक्षा देखिएगा कि कथानक वसुमती का प्रधान सरपंच चुना जाना, शुरुआत में उसके पति सुमेर द्वारा सारे फैसले लेना और अंत में वसुमती का अपनी चेतना और जागृति का स्वतंत्र रूप से गाँव के हित में फैसला देना, ये जो है आपकी इस कहानी के अंदर देखने को मिलता है। पात्र चित्रण, वसुमती एक शोषित किंतु अंततः स्वाभिमानी और सशक्त बनती नारी का प्रतीक जो है, और सुमेर पुरुष वर्चस्ववादी और मानसिकता का प्रतीक है। और भाषा शैली आंतरिक, ठेठ, ग्रामीण और प्रभावशाली जो है संप्रेषणीय भाषा है। तो इस प्रकार से जो है आपका गैस पेपर जो है कंप्लीट होते हैं। उद्देश्य देखिएगा, नारी को केवल जो है नाम मात्र का अधिकार न देकर उसे वास्तविक निर्णय लेने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। तो देखिएगा आज हमने जो गैस पेपर था, जिसके अंदर कम से कम हमने जो है आपके 15 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको तो रट के चले जाइएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो और ये प्रश्न हमने जो है लॉन्ग क्वेश्चन थे उनको शॉर्ट में करके आपको जो है शॉर्ट में मर्ज करके दिया है। जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है, और अपने इन पॉइंटों के अंदर जो मेन बात है वो भी याद रखनी है, और उसके साथ अपने मन से भी कुछ
लिखना है। तो चलिएगा आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको जो है गैस पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, और यदि इससे पहले चाहिए तो इसका कुछ चार्ज रहता है, वो आप यदि पे कर सकते हैं तो पहले भी आपको मिल जाएगा, लेकिन शाम को ये जो है टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। सारी की सारी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।